दोस्तों नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लाने में मुझे गैप हो गया। कुछ व्यक्तिगत कारण से मैं वीडियो नहीं ला पाया था आप लोग के लिए, तो सॉरी। चलिए फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं यूपीएससी के पेपर को एक्सप्लेन करूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसी क्रम में मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, मैं सीरियल एकदम एक तरफ से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। क्वेश्चन है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है और निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। यदि लंबे समय से आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे क्वेश्चन को हम कैसे आसान बना लेते हैं। तो पहला क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, तो पहला सेगमेंट ये हो गया ना आपका, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए, इसके जगह संवैधानिक सहायता भी हो सकता है कि संवैधानिक सहायता प्राप्त करने का हकदार कौन है, फंडामेंटल राइट प्राप्त करने का हकदार कौन है, डीपीएसपी प्राप्त करने का हकदार कौन है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो इसके जगह पे ये भी तो हो सकता है कि वे कौन से फंडामेंटल राइट है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो चेंज हो गया। तो ये दूसरा है क्या, प्राप्त करने के हकदार कौन है, तो दूसरा सेगमेंट ये हो गया। तीसरा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के प्रतिपादन में। ठीक है, सहायता के प्रतिपादन में, तीसरा सेगमेंट। नालसा, राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण सेवा और सेवा प्राधिकरण, ये हो गया हमारा चौथा। की भूमिका का आकलन कीजिए, ये हो गया पांचवा। अब यहां पे कह रहा है कि भूमिका का आकलन कीजिए। हो सकता है अगर क्वेश्चन को चेंज करें तो ये लिखते कि भूमिका का आलोचना कीजिए, या अपने सफलता को प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल हुआ है, या न्याय दाने में किस सीमा तक सफल हुआ है, विवेचना कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं किस तरह एक ही क्वेश्चन को अलग अलग सेगमेंट में घुमा के पूछ लिया जाता है। अब हम पहले आपसे ये डिस्कस कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर 2023 में पूछा क्यों गया था, क्यों पूछा गया था नालसा के बारे में। ये नालसा है। तो थोड़ा सा हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, पहले आपको समझाते। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, सेगमेंट वाइज तोड़ना। इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड हम चलते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर 2023 के मेंस एग्जाम में क्यों पूछा गया है। ऐसे तो नहीं पूछ लिया गया होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो आइए हम उस रीजन पे बात करते हैं पहले, और भूमिका की शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए, भूमिका में अगर हम यहाँ पे आए तो पहले हम आपको इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताते हैं, क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। आप अगर डीपीएसपी पढ़ेंगे, भारत के मूल संविधान में डीपीएसपी दिया हुआ है, पार्ट यानी इसको हम लोग कहते हैं भाग 4 में डीपीएसपी दिया हुआ है। इसके अगर आप आर्टिकल 39A को पढ़ेंगे, 39A को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है निःशुल्क विधिक सहायता। ये बेयर एक्ट की पुस्तक है, हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि आप कोई फोटो कॉपी के चक्कर में ना पढ़ेंगे, जो ऑथेंटिक बुक है आप उसी को पढ़ेंगे। इस बेयर एक्ट की एक पतली सी बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप जिस माध्यम से तैयारी कर आप उस माध्यम से लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप 39 आर्टिकल 39A को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं विधिक सहायता 39A। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, निःशुल्क एवं विधिक सहायता ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए, ये हमारे मूल संविधान में दिया हुआ है। और अभी अगर देखिए जेल में क्या हो रहा है, अंडर ट्रायल कैदी बहुत अधिक है। जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास लॉयर करने की क्षमता नहीं है, मतलब वकील करने की क्षमता नहीं है, अगर आप किसी भी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं या आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो जब तक आप दोषी साबित नहीं होते, आप जानते होंगे कि तब तक आप भारतीय कानून के अनुसार निर्दोष होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब किसी पे एफआईआर होता है तो उसे पुलिस पकड़ के जेल में डालती है। तो एक हमारे यहाँ सिस्टम है अग्रिम जमानत। ठीक है, या कुछ दिन आदमी जेल में रहता है, फिर जमानत लेता है, उसके बाद तारीख पे तारीख चलते रहती है, और जब उनको सजा होता है फिर वो सजा काटने के लिए जेल में जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब व्यक्ति हैं, जिनको अग्रिम जमानत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अग्रिम जमानत ले सके। ठीक है, तो ये तो हो गया कानूनी बात जो काफी दिन से चले आ रहा है। लेकिन जब हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी
किसी सम्मेलन में सीजीआई, हमारे देश के सीजीआई चंद्रचूड़ जी साहब भी थे, किसी मंच से वो बोल रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश में क्या है, जेलों में कौन लोग बंद हैं? आदिवासी, दलित, गरीब व्यक्ति, जिनको कानून जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अंडर ट्रायल के रूप में जेल में बंद है। तो क्यों ना न्यायालय या सरकार इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे कि वो जेल से बाहर निकल सके। तो आप देखिए कई बार होता है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी केस में भी हुआ है कि निजी मुचलके पे जमानत दे दी गई। दैट मीन्स कि इतना राशि आप कोर्ट में जमा कर दीजिए जुर्माने के तौर पर कि हम कहीं नहीं भागेंगे, हम कानून का सहयोग करेंगे, इतना राशि आप जमा कर दीजिए। आपको कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, कुछ कुछ केस में नहीं होता है। कुछ केस में होता है कि आप राशि जमा कर दीजिए, आपको बेल मिल जाएगी। केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी केस में भी यही हुआ है। उनको कुछ रुपया लेके बेल दे दिया गया है। उसको अग्रिम राशि कहा जाता है, जमानत राशि कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने जब 2022-23 का बजट पारित हुआ था तो उसमें एक कोष बनाया गया था, बजट में प्रावधान किया गया था कि हम 22-23 या 23-24, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, शायद 23-24 होगा, मे बी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसमें क्या किया है, शायद 22-23 में प्रावधान किया गया कि एक फंड बनाया जाएगा इस तरह के लोगों के लिए जो अपनी जमानत कराने में सक्षम नहीं है, जुर्माना देने में सक्षम नहीं है, तो सरकार उसको देगी। तो ये सवाल इसलिए वहां से पूछा गया है। इसीलिए कहा जाता है यदि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट से अगर अपडेट रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे नालसा पे ये क्वेश्चन यूं ही अचानक नहीं पूछ लिया गया है। तो ये देखिए, ये था इसका बैकग्राउंड। ये जो 39A है, जो आप जानते हैं कि डीपीएसपी में जो भी प्रावधान किया गया है उसके लिए वो न्यायालय द्वारा अप्लीकेबल नहीं है। जब तक सरकार कोई कानून उसके लिए नहीं बनाती है तब तक वो अप्लीकेबल नहीं है। तो 1987 में, 1987 में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। कानूनी सेवा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, यहीं पे लिखा हुआ है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसी के तहत ये बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाया गया 1987 में कि हम इस विधिक और निःशुल्क सहायता को अब इस कानून के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो आया 87 में ही, और इसी के तहत ये नालसा बनाया गया। ये नालसा बनाया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप संपर्क और सहायता के लिए इनसे मदद मांग सकते हैं, ठीक है। आपको फ्री में वकील मिल जाएगा, जुर्माने की राशि मिल जाती है। तो इतना दिन से ये बना रहा है, तो ये कोई करंट की टॉपिक तो है नहीं। टॉपिक है क्या, स्ट्रेटेजिक, पारंपरिक, बट करंट में चर्चा में था इसलिए पूछ लिया। तो ऐसे ही हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए हम बताएं कि आपको कंटेंट मार्केट में पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन आपकी अपनी एक सीमा है, उतनी कंटेंट को आप रट नहीं पाएंगे। इसलिए आप कंटेंट का मल्टीपल यूज करना सीखिए, और जो चर्चा में रहा है करंट में उनसे आप अपने आप को जोड़ के रखिए, तो मेंस क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बैकग्राउंड में कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अब हम इसकी भूमिका पर आएंगे। तो फिर से हम आपको बता दें कि ये प्रयास अगर मेरा आपको अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फोटो कॉपी, मॉडल आंसर और फोटो कॉपी, जो मॉडल आंसर दिया जाता है वो कुछ नहीं होता, फोटो कॉपी, यहाँ का फोटो कॉपी वहाँ से, वहाँ का फोटो कॉपी वहाँ से होता है। उससे आप फर्जी मॉडल तरह से बचें। अगर आप नहीं बचेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहना हमारा काम है, आप माने या ना माने, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, ठीक है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हैं। और ये इनिशिएटिव यदि मेरा अच्छा लगता हो तो आप हमसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आइए, तो देखिए ये आर्टिकल 39 आप समझ गए, बैकग्राउंड पूरा समझ गए। अब सवाल आता है कि इस क्वेश्चन की भूमिका में हमें लिखना क्या है। ऐसे तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, तो आप क्वेश्चन वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बट अगर 2-3 लाइन आप निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बता देंगे तो ये आपके आंसर को ज़्यादा पुष्ट कर देगा, अच्छा कर देगा। तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता से हमारा तात्पर्य है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले नागरिकों के लिए, ठीक है, गरीब और हाशिए पर रहने वाले नागरिकों के लिए सिविल और आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता से है, ठीक है। सिविल, क्योंकि मामला देखिए दो तरह का होता है, एक होता है सिविल, एक होता है आपराधिक, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल लॉ। एक होता है जमीन जगह का विवाद, सिविल लॉ,
पैसा का लेन देन, सपोज आपने किसी को पैसा दिया, वो रिटर्न आपको नहीं दे रहा है, तो ये क्रिमिनल लॉ नहीं हुआ। और आपने अगर किसी को मारपीट, किसी के साथ रेप बलात्कार कर दिया, कोई आपराधिक घटना किया, तो वो क्रिमिनल हो गया। तो आप देखिए किसके पास नहीं, जो हाशिए में पड़े लोग होते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, आप लिख लीजिए अगर भूमिका लिखना चाहते हैं तो, कि निःशुल्क कानूनी सहायता, यही ये शब्द पकड़ लेना है। निःशुल्क कानूनी सहायता से तात्पर्य है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले नागरिकों के लिए सिविल और आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक, पूर्ण विराम। आपने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया। भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 39 या भाग 4 के आर्टिकल 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है। आपने ये लिख दिया, आपकी भूमिका हो गया। समझ गए कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले नागरिकों के लिए सिविल और आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता से है। भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 39A में निःशुल्क एवं कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है। तो ये हो गया हमारा भूमिका। आप समझ गए, आपने भूमिका लिख लिया। अब हम आते हैं बॉडी पे, कि अब हमें लिखना बॉडी, क्वेश्चन का बॉडी यानी क्वेश्चन का शरीर। तो इसमें क्या कहा गया है कि हकदार कौन है। हमने एक सब हेडिंग बनाया, हकदार कौन है। आप लिख भी सकते हैं कौन है या नहीं भी लिख सकते हैं। आप अंडरलाइन किया, पहला हकदार कौन है, दूसरा हकदार कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। इस तरीका से आपने पॉइंट वाइज लिख दिया। तो आप ही सोचिए पहला हकदार कौन होगा। पहला हकदार है SC ST, जो SC ST जनजातीय समुदाय के लोग हैं, पहला हकदार वो है। दूसरा, भारत के संविधान में यहां पर हमारा SC ST आर्टिकल 23 आप जानते होंगे, 23 में बालात श्रम की बात की गई है, जिसको हम लोग कहते हैं देसी भाषा में बंधुआ मजदूर। तो अब कोई बंधुआ मजदूर है किसी के यहाँ, तो उनको कहाँ से मिलेगा। तो दूसरा हो गया आर्टिकल 23 में जो बंधुआ मजदूर या मानव तस्करी बालात श्रम से जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनको सहायता मिलेगा, आपने इसे लिख दिया। तीसरा, महिला बच्चा, तीसरा में महिला और बच्चा, ठीक है। चौथा की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट है जो मानसिक रूप से बीमार है और जो शारीरिक रूप से यानी दिव्यांग व्यक्ति है, मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति, चौथा ये हो गया आपका। पांचवा, कोई भी व्यक्ति जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि का शिकार हो गया हो, यानी सामूहिक रूप से कोई व्यक्ति सामूहिक आपदा जैसे जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा का शिकार हो गया हो, तो सामूहिक रूप से, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। सामूहिक रूप से बाढ़ का शिकार हो गया, कोई जातीय हिंसा का शिकार हो गया, ठीक है, तो वो व्यक्ति को नालसा के तहत कानूनी सहायता प्राप्त हो सकता है। छठा है कि औद्योगिक कामगार जो इंडस्ट्री में काम करता है, अगला आप लिख लीजिए, औद्योगिक कामगार जो मजदूर होता है औद्योगिक जो इंडस्ट्री में काम करता है उसको। और सातवां है इसमें कि आय के आधार पे विवरण किया गया है, आय के आधार पे जिस व्यक्ति का इससे कम इनकम हो, तो आप कहेंगे सर वो राशि क्या है, तो वो राशि हर स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। हर स्टेट ने अलग अलग राशि को डिवाइड किया हुआ है कि इससे कम व्यक्ति को कानूनी सहायता यानी नालसा के तहत सहायता मिलेगा। तो हमने दो स्टेट का नोट किया था, एक बिहार का किया था और एक यूपी का किया था। तो बिहार में जो है ये आय स्तर, तो ये बिहार में 1.5 यानी 1.5 लाख है और यूपी में 1 लाख है, ठीक है। कि जो व्यक्ति इससे कम, जिसका वार्षिक आय इससे कम हो, उस व्यक्ति को नालसा के तहत फ्री कानूनी सहायता मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉडी का पहला पार्ट, जो इसमें कह रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। ये पहला पार्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, NALSA नालसा की भूमिका का आकलन कीजिए। तो अब हम एक नया सब हेडिंग बनाएंगे। देखिए, चूंकि हम आपको इतना पॉइंट इसलिए बता दिए, फिर से हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के लिए ना आपको इतनी लंबी भूमिका लिखनी है, ना इतने सारे पॉइंट लिखने हैं। आपको इसमें से 2 लाइन का भूमिका लिखना है, 2 या 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है
ऊपर से मात्र एक ही पॉइंट आपको कोई लेना, हकदार कौन है उसको 3-4 लाइन में लिख दीजिए, बस हो गया। फिर चूंकि आपको भूमिका भी लिखना है तो 110 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 शब्द आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा लिखने के लिए, और 1.5 शब्द लिख नहीं पाते हैं, 120, 30, 140 शब्द ही लिखाता है, ठीक, इससे अधिक नहीं लिखाता है। तो हम इतना पॉइंट आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कभी ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, और अगर बिहार पीसीएस आप देने गए हो और वहाँ अगर 38 मार्क्स में पूछ ले तो क्या करेंगे। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि किसी क्वेश्चन का कंप्लीट स्वरूप बता दिया जाए कि दोबारा यदि आपसे पूछा भी जाता है उस क्वेश्चन को तो आपको समस्या न हो किसी तरह का कोई क्वेश्चन को लिखने में। आप समझ गए। चलिए, तो अब जो ये सब पॉइंट हमारा अब जा रहा है ये एक्सीड पॉइंट है, मतलब कि 38 नंबर वालों के लिए, या ऐसे अगर कहीं भी आपसे पूछ दे स्टेट पीसीएस में, चूंकि स्टेट पीसीएस में इस तरह के ऐसे आते हैं तो फिर वहां आपको लिखने के लिए है। आइए इसमें क्या कह रहा है, अब नालसा की भूमिका, तो यहां पर हम लिख देंगे, एक सब हेडिंग बनाएंगे, नालसा की भूमिका, ठीक, और इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। अब फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अब इस तरीका से फिर हम पांच पॉइंट लिख देंगे। तो देखिए नालसा काम क्या करता है, नालसा क्या करता है, सबसे पहले तो ये हो गया कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो पहला हमने लिख दिया क्या, कानूनी सहायता, और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया वही कि उपर्युक्त आधारों पर, बस जो हमने ऊपर में गिनाया है, उपयुक्त आधारों पर या उपयुक्त आधारों वाले व्यक्ति को या नागरिकों को नालसा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। पहला आपका ये एक्सप्लेन हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कानूनी साक्षरता, कि समाज में ये कानून के प्रति जागरूकता फैलाता है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता। देखिए आप ये दोनों शब्द लिखिएगा, जागरूकता हर लड़का लिखेगा, ठीक है, जागरूकता एक कॉमन शब्द है, किसी भी जगह हम अवेयरनेस जागरूकता को ठेल देते हैं, लेकिन साक्षरता एवं जागरूकता आप लिख रहे हैं ना, तो ये आपके भाषा कौशल को थोड़ा अच्छा बनाता है, यही होता है शब्द, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, कानूनी सहायता, साक्षरता एवं जागरूकता। इसके लिए क्या करता है नालसा, जागरूकता शिविर लगाता है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा कानून के बारे में बताता है, गांव गांव में लोगों को बताता है, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, शिविर के द्वारा, ये जागरूकता फैलाता है। तो समझ गए, दूसरा पॉइंट आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा पॉइंट है कि इसे, तीसरा पॉइंट जैसे सपोज वकील है, एडवोकेट है, ठीक है, छात्र है, एनजीओ है, इन सब का कभी कभी समय टाइम टू टाइम वर्कशॉप करवाता है। जैसे हमारे भारत में एक रायसीना डायलॉग होता है, आप जानते होंगे। तो रायसीना डायलॉग क्या है कि विश्व के जो एकेडमिक लोग हैं वो आते हैं वहाँ पे बैठते हैं और किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो यही एक संगोष्ठी, कॉलेज वाला देखो किसी विषय सब्जेक्ट को लेके वर्कशॉप होते रहता है ताकि लोगों में उसको लेके जागरूकता फैलते रहे। तो ये क्या है, ये तो वकील हो गया, छात्र हो गया, एनजीओ के लोग हो गए, ये लोग क्या करते हैं आपस में इसको लेके वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं जिससे कि जागरूकता फैले, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट, क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण कि हमने इस एरिया में ये सब कार्यक्रम चलाया तो क्या लोगों के अंदर जागरूकता फैली या कि नहीं फैली, ठीक है, जागरूकता फैली कि नहीं फैली, तो ये क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। अगला ये वैकल्पिक विवाद तंत्र की स्थापना, वैकल्पिक विवाद तंत्र की स्थापना करता है। जैसे सपोज कीजिए, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है लोक अदालत। लोक अदालत इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे होता है कि गांव घर में देखे होंगे कि अदालत लगती है, जज साहब वहीं पहुंच जाते हैं और इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी की सहमति से फैसला दिया जाता है कि वैकल्पिक विवाद तंत्र की स्थापना करता है। इसमें समाधान तंत्र, वैकल्पिक विवाद तंत्र, समाधान तंत्र, जो भी आपको लिखना। लोक अदालत, आप लोक अदालत का नाम सुने होंगे कि दोनों पार्टी आया और दोनों, जैसे होता है ना एक तरीका से ये पंचायत की तरह होता है, जैसे गांव में पंचायत लगती है, तो पंचायत का तब उतना हम भूमिका रह नहीं गया है, तो अदालत ही गांव में चली जाती है। ऐसा होता है, दोनों पार्टी को बुलाया, भाई हम जो निष्कर्ष लेंगे, निर्णय लेंगे, आप दोनों को मान्य होगा, तो दोनों कहता हाँ सर हमें मान्य होगा, तो फिर वो उसके खिलाफ किसी भी अदालत में जा नहीं सकता है। तो इस तरीका के परिवार न्यायालय, लोक अदालत, इस तरह का स्थापना करके
नालसा क्या करता है, विवादों को सुलझाने का, समाधान करने का प्रयास करता रहता है। विवाद यहाँ पे समाधान लगा दीजिएगा, लोक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करता है, तो ये करता है, ठीक है। और सारा इतना सारा काम नालसा, इसके अतिरिक्त ये जो हमारा नालसा यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, इसके अतिरिक्त गांव ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता फैलाता है। और जो हमारे न्यायालय पे, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि जो न्यायालय है हमारा लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, केस की काफ़ी अधिक पेंडेंसी पड़ चुकी है, बहुत अधिक केस पेंडिंग है। तो ग्रामीण स्तर पे मामला को सुलझा के उस पेंडेंसी को कम करने का भी प्रयास करता है नालसा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडेंसी लिख दीजिए या बोझ लिख दीजिए, आप जो भी, या मुकदमों को कम करना, आप जो भी लिखना है वो शब्द आप लिख दीजिए, मुकदमों को कम करना। अब सपोज कीजिए ग्रामीण स्तर पे ही किसी मुकदमा का सॉल्व हो गया तो वो न्यायालय नहीं पहुंचेगा, तो न्यायालय पर जो बोझ है मुकदमों का उसको ये सॉल्व करता है। इतने माध्यम के द्वारा वो इस नालसा के द्वारा फ्री लीगल एड का प्रचार प्रसार करता है और नागरिकों को हेल्प करता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिपादन में क्या भूमिका है, तो इसके निःशुल्क फ्री एड के प्रतिपादन में, उसको लागू करने में, उसके रिट्रेनिंग में इसकी यही भूमिका है। अब हम इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं जो कि पूछा जा सकता है और आप को जानना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, राष्ट्रीय विधि, ठीक है, सेवा प्राधिकरण। तो ये पॉइंट इंटरव्यू और आपके प्रीलिम्स के लिए है, हो सकता है कभी प्रीलिम्स में पूछ ले। इसके अध्यक्ष होते हैं सीजेआई, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं के देखरेख में ये संस्था काम करती है। ठीक इसी की तरह राज्य स्तर पे भी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण होता है, इसी की तरह यहाँ पे राष्ट्रीय होता है राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ये प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ये। और ठीक इसी तरह से जिला स्तर पे होता है जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, ठीक है, ये होता है जिला स्तर पे। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज इसके चेयरमैन होते हैं, उनके देखरेख में काम किया जाता है। तो ये देखिए, ये संस्था नेशनल लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक काम करती है। अब ये पॉइंट हम आपको क्यों बता दिए, क्योंकि इतना आपके पास स्पेस नहीं है इस क्वेश्चन में आंसर लिखने के लिए, बट आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अगर पीटी में कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता कि नालसा के चेयरपर्सन कौन होते हैं, या राज्य स्तर पर भी इस तरह का राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण अधिकरण होता है, तो आप कंफ्यूज कर जाते, शायद अगर जानते हैं ठीक है, और नहीं जानते हैं तो कंफ्यूज कर जाते होता है कि नहीं होता है। तो ये 3 अतिरिक्त संस्था है और ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इस तरीका से काम करता है। और अगर आप चाहें तो कभी इसका सेवा ले सकते हैं, कभी यदि आप कोई कानूनी परिचय में पढ़ते हैं तो। अब ये क्वेश्चन हो गया, हमारा बॉडी हो गया। अब इसकी निष्कर्ष पे आते हैं कि क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखेंगे। निष्कर्ष के बगैर तो काम चलेगा नहीं, तो निष्कर्ष क्या लिखना है 1 मिनट आप लोग भी सोच लीजिए। और फिर से हम बता रहे हैं आप कि फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में आप ना पड़ेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर आपको मेंस आंसर राइटिंग कभी नहीं सिखा सकता है। ये हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या लिखना। अब ये नालसा क्या काम किया, नालसा क्या किया, न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाया। जो व्यक्ति एडवोकेट करने में सक्षम, वकील करने में सक्षम नहीं है, उनका फीस देने में सक्षम नहीं है, तो उनको क्या किया, उनको ये न्याय दिया। तो न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाए, समझ गए। तो आप लिख सकते हैं ना कि नालसा न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष हम बता रहे हैं कि नालसा न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इस क्रम में नालसा को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब देखिए, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सभी हितधारकों को, सरकार, न्यायपालिका व
स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी सभी को विचार विमर्श करके नालसा के चुनौतियों का समाधान करना चाहिए ताकि न्याय का पहुंच और आसान हो सके। ठीक है, न्याय की पहुंच और आसान हो सके। पूर्ण विराम। अब देखिए आप यहां पे क्या किए निष्कर्ष में आपने, अब यहां पे क्या है, हमने एक शब्द का यूज किया चुनौती। एग्जामिनर को पता चल गया कि लड़का को चुनौती भी पता है, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना चुनौती को, क्योंकि फिर आपका शब्द सीमा बहुत अधिक हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया कि नालसा की चुनौतियों के बारे में बताइए। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछे कि नालसा की चुनौती क्या क्या है, तो उसका फिर अलग आंसर होगा। लेकिन आपने वहां पे हिंट कर दिया कि न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने में नालसा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु इस क्रम में नालसा के द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। ठीक है, इन चुनौतियों के समाधान हेतु सभी हितधारकों को, जैसे न्यायपालिका, सरकार, समाज को मिलकर समाधान किया जाना चाहिए ताकि न्याय की पहुंच अत्यधिक सुनिश्चित हो सके। आपने पूर्ण विराम लगा दिया, ये हो गया हमारा निष्कर्ष। तो क्या बोले फिर हम, चुनौती को यहाँ पे काउंट नहीं करना है। अगर चुनौती पे क्वेश्चन पूछता तो अलग से आप उसको लिखते। ठीक है, तो ये था इसका निष्कर्ष। उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, तो फिर हम कभी कुछ अपने निजी कारणों से यार हम लेके नहीं आ पाते हैं तो आप बुरा ना माने, लेकिन हम ये लगातार लेके आते रहेंगे। और आज होली भी आप लोग मना चुके होंगे। चलिए, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक कर दीजिएगा। और मेंस आंसर राइटिंग में फिर से हम बता रहे, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।